हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट सिस्टेट के आज के सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। माइनॉरिटी स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट का एक अभी स्टेटमेंट आया है। उसके अकॉर्डिंग लिंग्विस्टिक या रिलीजियस बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं वो स्टेट स्पेसिफिक होने चाहिए। मतलब कि जो आर्टिकल 29 और 30 के जो प्रोविजंस हैं वो एक्चुअल में उन सभी पे एप्लीकेबल होना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी हैं, ना कि पूरी कंट्री में, है ना। तो हमारे यहाँ अभी तक जो प्रोविजन चलते थे वो इस हिसाब से चलते थे कि जैसे पूरी कंट्री में जो माइनॉरिटी में है उनको ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के तहत राइट टू कंजर्व का प्रावधान मिलता था। लेकिन अब वो चीज़ इसके रिगार्डिंग जो है अभी रिसेंट में एक पर्सन थे, उन्होंने मथुरा के थे और उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। तो उन्होंने तमाम स्टैट्स वगैरह प्रोवाइड किए कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी लोकेशंस हैं जहाँ पर जो हमारे मेजॉरिटी कम बेसिस के जो कम्युनिटीज़ हैं वो उन जगहों पर माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं और वहाँ पर उनको बेनिफिट्स वगैरह इन सब चीज़ों तरह के नहीं मिल रहे हैं जिसमें वो अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल पाएँ या कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चला पाएँ। तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया। तो उसके रिगार्डिंग में मेरे पास कुछ स्टैट्स थे, वो आप एक बार को चाहो तो देख लीजिए कि जैसे हिंदूज हैं वो लद्दाख में सिर्फ 1% माइनॉरिटी में आते हैं, 2.75% माइनॉरिटी मिजोरम में। फिर इसी तरह से लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पर माइनॉरिटीज में रह रहे हैं। इस तरह से तमाम और भी जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो माइनॉरिटीज हैं जो बाकी लोकेशन से मेजोरिटी में हो पर उन जगहों पर माइनॉरिटीज में, तो उनको आर्टिकल 29 या आर्टिकल 30 के अंदर में कवर करने की जरूरत है ना। तो उसी रिगार्डिंग पॉइंट है। तो एक बार आर्टिकल 29, 30 और 350 बी, इसके अंडर में एक स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइस बिल। पॉइंट क्या है, 1940 में जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आया था उसको रिप्लेस किया जा रहा है एक नए बिल के थ्रू। और इस बिल में सेपरेट सेक्शंस ऐड किए गए हैं। किससे रिगार्डिंग, ऑनलाइन फार्मेसी से रिगार्डिंग, मेडिकल डिवाइस से रिगार्डिंग, मेडिकल डिवाइसेस के रिगार्डिंग जो इश्यूज वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ें कवर की हैं, प्लस जो प्रावधान ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड थे जिसमें ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं ना, अगर वो उससे जान माल का नुकसान हो रहा है तो किस तरह के कंपनसेशन दिए जाएंगे, अगर वो कंपनसेशन नहीं दिए जा रहे हैं तो कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, वो सब चीज़ों को कवर किया गया है। तो एक एक करके सब देखते चलते हैं। ऑनलाइन फार्मेसीज के प्रावधान ऐड किए गए हैं, मतलब कि कैसे लाइसेंसिंग उनकी होगी, परमिशंस क्या मिलेंगे उनको, ये चीज़। फिर क्लिनिकल ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशन, इससे रिगार्डिंग भी बनाया गया है कि ट्रायल्स वगैरह में अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो उसका हर्जाना वगैरह वो कितना रहेगा, उससे रिगार्डिंग प्रोविजन बनाए गए हैं, इसमें ऐड किए गए हैं। फिर अगर वो भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या इम्प्रिजनमेंट या क्या फाइन वगैरह लगाए जाएंगे, उसके बारे में प्रावधान है। क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रोहिबिट करने की कोशिश की गई है। मेडिकल डिवाइसेस, क्या क्या मेडिकल डिवाइसेस इसमें कवर किए जा रहे हैं वो चीज़ देखी जा रही है। और एक एडवाइजरी बोर्ड भी क्रिएट किया गया है जो कि क्या इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट रहेगा, एक बोर्ड रहेगा। और इसके अंडर में क्या रहेगा कि ये जितने भी मेडिकल डिवाइसेस जो बन रहे हैं उनके पेटेंट्स वगैरह से रिगार्डिंग चीज़ों को देखेंगे कि वो किस तरह के टेक्निकल हैजार्ड ना क्रिएट कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग एक मल्टी डिपार्टमेंटल बोर्ड बनाया गया है। ठीक है। फिर उसके मेडिकल डिवाइसेस के ख़राब होने पर या माल फंक्शन करने पर क्या कंपनसेशन या किस तरह के फाइन और इम्प्रिजनमेंट्स हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो आगे ये न्यूज़ यहाँ पर ही है, इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एमएसपी और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड एक कमेटी गठित की गई है।
यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग कैसे प्रमोट किया जाएगा, किस तरह से फंक्शन करेगा ये एक्चुअल में, इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाए जाएंगे इस कमेटी के थ्रू, और किस तरह से एमएसपी को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह से उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड बनाए जाएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है एक बार को देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किस तरह की क्रॉप ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्या क्रॉप पैटर्न होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रोटेशन होगा तो कितनी क्रॉप्स के बीच में होगा, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी क्रॉप्स के बीच में होगा, वो सारी चीज़ें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखी जाती हैं। तो वो उस पर भी फोकस किया जाएगा इसमें, इस कमेटी के थ्रू। ठीक है, और माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स जो हैं उनको भी देखा जाएगा एक बार कि कितनी इफेक्टिव हो रही हैं, उनको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, और एक छोटी सी न्यूज़ इसके अलावा और थी, एमएसपी की क्या रिक्वायरमेंट है वो तो आप सब एक बार को देख जाइए, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग कई सालों से देख ही रहे होंगे इसके रिगार्डिंग। पर एसबीआई की एक रिपोर्ट आई जिसके तहत सिर्फ 50% इंटेंडेड बेनिफिशरीज को फार्म लोन वेवर का बेनिफिट एक्चुअल में होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट्स की तरफ से, या पॉलिसीज़ चेंज कर दी जाती हैं। और इसके अलावा जो रिपोर्ट मेंशन्ड है ये है कि जो एवरेज इनकम है फार्मर्स की वो सिर्फ 1.3 से 1.7 टाइम ही सिर्फ इंक्रीज़ हुई है 5 सालों में। और किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसपी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं फार्मर्स को के बेनिफिट में। ठीक है, और तमाम एसएचजीज के जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ 10% एनपीए क्रिएट करके रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एनपीए होते हैं नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स, तमाम ऐसे एसेट्स होते हैं बैंक के जो कि एनपीए करार दे दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि वो लोन लिए पर वो चुका नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को एनपीए बोल दिया डिक्लेयर किया जाता है कि इनसे किसी तरह से वसूला नहीं जा सकता है ना। तो सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं अब, और ये एसएचजी का पार्ट बन के वही चीज़ है ना कि एलिवेट कर रहे हैं, धीरे धीरे आउटग्रो कर रहे हैं एनपीएस को। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो एनुअल मीटिंग्स करता है, और इस साल की मीटिंग बाली इंडोनेशिया में कंडक्ट हुई थी। 7 सेशन था ये, 2015 में स्टार्ट हुआ था, बीच में अभी पेंडेमिक के टाइम में बंद कर दिया गया था। और 2015 में सेंडई फ्रेमवर्क के अंडर में ये डीआरआर मतलब डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ये काम करता था। सेंडई फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, जापान में 2015 में मीटिंग हुई थी, है ना। तो उस मीटिंग के तहत डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन किस तरह से किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग तमाम प्रोविजंस बनाए गए थे, जिसमें इंक्लूसिव और रेजिलिएंट अप्रोच को पे फोकस किया गया था। मतलब वही चीज़ है कि किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड एक डिज़ास्टर रिस्क स्ट्रेटजी बनाई जा सके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, वो फोकस था। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड इस पे फोकस किया गया था। उसके रिगार्डिंग अवार्ड्स वगैरह भी तमाम बनाए गए थे, तो उसमें से एक अवार्ड ये देखिए यहाँ मेंशन्ड है, ये इंटरनेशनल अवार्ड है उन इंस्टीट्यूट से इंडिविजुअल्स को जो मल्टी हैज़ार्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, बाली में जो हुआ था अभी कॉन्फ्रेंस, उसका क्या एजेंडा, उसका क्या आउटकम था, वो एक बार को आप देख लीजिए। ये मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थोड़े से, है ना। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो बेसिकली कर्नाटका में कलबुर्गी है, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट साइट है उसको कंजर्व करने के लिए एएसआई ने इनिशिएटिव लिया है। ये भीमा रिवर के बगल में है, मतलब इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सन्नाटी साइट जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट जिसको गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है आज के टाइम पर, कर्नाटका में है। ठीक है, तो भीमा रिवर के किनारे है। इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आप चाहो तो देख लो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अगला टॉपिक है पोनालू फेस्टिवल। तो बेसिकली यहाँ पर गॉडेस महाकाली से डेडिकेटेड एक फेस्टिवल बनाया जाता है। अभी द हिंदू में ये आई थी फोटो, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी एक बार कवर कर लेते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। महाकाली को के डिफरेंट फॉर्म्स को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या महाकाली के डिफरेंट फॉर्म्स एक बार देख लीजिए, और क्या ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं वो एक बार को देख लीजिए। ये सब प्रिलिमिनरी पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे फोकस करने लायक नहीं है। और लास्ट न्यूज़ आज की जो है वो है कि लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि आरबीआई ने सजेशन दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन ही कर दिया जाए। क्यों बैन कर दिया जाए? क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहते ना क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज इन्फ्लेशन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो उससे इकोनॉमी पर, जो नेशनल इकोनॉमी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आरबीआई का जो रिकमेंडेशन था वो यही था कि क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दी जाए। और बाकी आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ एक बनाने की ज़रूरत है, जिसमें रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग, है ना। तो क्या क्या रेगुलेशंस प्लेस किए जा सकते हैं वो एक बार को देख लीजिए। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।